नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है ये क्लास 10th के लिए है। जैसा कि हम सोच रहे थे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, उसका रासायनिक अभिक्रिया वाला जो हिस्सा था वो हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। यदि आपने नहीं देखी है तो वो आपको आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की जो ये वीडियो है ये टोटली जो है वो फोकस्ड रहेगी उत्प्रेरक के ऊपर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर एक रे डायग्राम बना दिया, ये क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उत्प्रेरक के बारे में कि उत्प्रेरक एक्चुअल में होते क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया है उत्प्रेरक, अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है कैटलिस्ट। उत्प्रेरक की डेफिनेशन ये होती है ऐसे पदार्थ या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके वेग को परिवर्तित कर दें, मतलब या तो वेग को बढ़ा दें या वेग को घटा दें, मतलब कि अभिक्रियाशीलता में कोई परिवर्तन कर दें परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हों, उन सबको उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, दोबारा से मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर दें परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हों, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब कि सीधी सी बात ये हो गई कि जब इनको हम किसी अभिक्रिया के अंदर डालेंगे तो ये या तो हो सकता है उस अभिक्रिया को बहुत जल्दी खत्म करवा दे या हो सकता है बहुत टाइम लगा दे उसको खत्म करवाने में, लेकिन खुद वैसे के वैसे जब अभिक्रिया पूरी हो जाएगी तो पूरी होने के बाद ये खुद वैसे जैसे आपने इनको डाला था सेम उसी तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। मतलब कि ये जो उत्पाद बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल नहीं होंगे, बट हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि जो उत्पाद बनाने की जो प्रोसेस चल रही है उसको या तो स्पीड अप कर सकते हैं या उसकी स्पीड को घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेस जो डेफिनेशन है ये उत्प्रेरक की होती है। अब हम बात करते हैं कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, जो मैंने यहाँ पर रे डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया हुआ है। उत्प्रेरक के बारे में हमने देख लिया। अब उत्प्रेरक जो है इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, एक जो प्रकार आता है वो आता है अवस्था के आधार पर। पहला जो प्रकार निकल के आता है वो आता है अवस्था के आधार पर, और जो दूसरा प्रकार निकल के आता है वो आता है क्रिया के आधार पर। अवस्था के आधार पर का सीधा मतलब हो गया कि यहां पर अवस्था से मतलब है कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है और गैसियस में। ठीक है, इनके बेसिस पे ये कितने तरीके के हो सकते हैं तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है एक्टिविटी के बेसिस पे कि ये किस किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, क्या क्या उसमें प्रोसीजर होती है, उनके आधार पर अगर हम बांटना चाहें तो क्रिया के आधार पर होंगे, और अगर हम इनको फिजिकल स्टेट के बेसिस पे देखना चाहें तो ये अवस्था के आधार पर होंगे। अवस्था के आधार पर ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है सममांगी और दूसरा होता है विषमांगी। यहां हम डिस्कस करते हैं सममांगी। सममांगी उत्प्रेरक का मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूं, हम सभी जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में ये तीन चीजें होती हैं, अभिकारक होता है और इन अभिकारकों से रिएक्शन करके बनते हैं उत्पाद। ठीक है, और यहां पर हम लिखते हैं उत्प्रेरक, तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरकों को दर्शाया जाता है। यदि अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, सममांगी उत्प्रेरक की डेफिनेशन में क्लियर कर रहा हूं कि यदि अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद ये तीनों सेम स्टेट में हो, सेम स्टेट का मतलब हो गया समान अवस्था में हो, तो उसे हम कहेंगे सममांगी उत्प्रेरक। सिंपल सी बात है कि यदि अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक जैसे हो, मतलब ये भी गैसियस स्टेट में हो, ये भी गैसियस स्टेट में हो और ये भी गैसियस स्टेट में हो, तो वह कैसा उत्प्रेरक कहलाएगा? सममांगी। मतलब कि अभिकारक, यदि अभिकारक ठोस अवस्था में है, उत्पाद ठोस अवस्था में, उत्प्रेरक भी ठोस अवस्था में, तो भी वो सममांगी होगा। यदि अभिकारक द्रव अवस्था में है, उत्पाद द्रव अवस्था में और उत्प्रेरक भी द्रव अवस्था में, तो भी वह कैसा उत्प्रेरक होगा? सममांगी। यदि अभिकारक गैसीय अवस्था में है, उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है और उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में है, तो वह कैसा उत्प्रेरक बन जाएगा? सममांगी उत्प्रेरक। सीधी सी बात है। तो डेफिनेशन इसकी बहुत ही इजी है और क्लियर हो गई होगी कि यदि अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों एक जैसी भौतिक अवस्था में होते हैं तो उसे हम सममांगी उत्प्रेरक कहते हैं। क्लियर? तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई कौन से उत्प्रेरक की? सममांगी उत्प्रेरक की। अब दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरक की। विषमांगी उत्प्रेरक की ऑब्वियस सी बात है कि इसके अपोजिट हो जाएगी। विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब होता है ऐसे उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक
ये तीनों ही अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में हों। मतलब कि एक हो सकता है ठोस में हो, एक हो सकता है द्रव में हो, एक हो सकता है गैस में हो, मतलब कि तीनों की अलग या किसी एक की अलग है तो वह कहलाएगा विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, जैसे कि अभिकारक मान लीजिए द्रव ठोस अवस्था में है, उत्पाद जो है वो लिक्विड अवस्था में है और उत्प्रेरक जो है वो गैसीय अवस्था में। तो देखिए तीनों की अवस्थाएं जो है वो अलग हैं, तो इस स्थिति में जो उत्प्रेरक होगा वह विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन क्लियर। ये पोर्शन हमने पूरा देख लिया है कि अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, सममांगी और विषमांगी। सममांगी हमने डिस्कस कर लिया जिसमें तीनों भौतिक अवस्थाएं एक जैसी हों, इसका मतलब या तो सब सेम होने चाहिए, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों अगर सेम है तो वह सममांगी होगा, यदि वो अलग अलग है तो वह कैसा हो जाएगा, विषमांगी। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं क्रिया के आधार पर। ठीक है, क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक हैं इनको बेसिकली 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो उत्प्रेरक आता है क्रिया के आधार पर वो आता है धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब है वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दें, अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, उन्हें हम कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। इसका मतलब कोई रिएक्शन जो है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है, मतलब कि उसको अगर हम उसको वैसे ही होने दें जनरली तो उसको हो सकता है बहुत टाइम लगे पूरा होने में, लेकिन जैसे हम उसमें कैटलिस्ट डालते हैं तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, विद इन ए सेकेंड या कहें कुछ ही मिनटों में अगर वो रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब उस अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। तो अभिक्रिया ऐसी उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं वो कहलाएंगे धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रही है वैसे भी चीज कि जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो सभी धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। दूसरी जो डेफिनेशन, ये क्लियर। अब ऋणात्मक, इसका उल्टा हो जाएगा। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होंगे ये अभिक्रिया के वेग को घटाएंगे, मतलब कि कोई ऐसी रिएक्शन है जिसको होने में बहुत कम टाइम लगता है और हम चाहते हैं कि उसमें टाइम लगे पूरा होने में, तो हम उसमें ऋणात्मक उत्प्रेरकों को डाल देंगे। जैसे ही वो डालेंगे तो उस रिएक्शन, उसकी जो टाइम है उसको कंप्लीट होने में वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा समय में फिर पूरी होगी, उसको हम कहते हैं ऋणात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा दें, इसका मतलब जब अभिक्रिया बहुत ज़्यादा समय में संपन्न हो तो उन्हें हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। दोनों क्लियर। जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं वो धनात्मक, जो अभिक्रिया के वेग को घटा रहे हैं वो ऋणात्मक। अब आते हैं तीसरे उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक। ये थोड़े अच्छे हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं भाई, देखो, सेल्फ कैटलिस्ट। स्वतः उत्प्रेरक का मतलब होता है, हम सबको पता है कि जब अभिकारक रिएक्शन करते हैं तो इनसे बनता है उत्पाद। जानते हैं हम सभी इस चीज को अच्छे से। इस रिएक्शन में या इस उत्प्रेरक में क्या होगा कि जब अभिकारक उत्पाद बना रहे होंगे तो ये उत्पाद जो है ये किसके समान कार्य करने लग जाएगा, उत्प्रेरक के समान। इसका मतलब उत्पाद की जो शुरुआत में बनी हुई मात्रा है यदि वह ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए तो उसे हम स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब हमने बाहर से तो कुछ भी डाला नहीं उसमें, लेकिन जब अभिकारक रिएक्शन कर रहे थे और ये रिएक्शन करके उत्पाद बना रहे थे तो ये उत्पाद जो है इसने ही क्या काम करना शुरू कर दिया, उत्प्रेरक का काम करना शुरू कर दिया। तो हम इसे कौन सा उत्प्रेरक कहेंगे, स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी ये है कि जब किसी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही यदि उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए तो उसे हम स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अगली जो प्रकार आता है वो आता है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक जो होते हैं इनका दूसरा नाम होता है एंजाइम। मतलब कि ऐसे पदार्थ जो जैव रासायनिक क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। कैसी अभिक्रियाओं में काम आते हों, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ काम आते हैं उन्हें हम जैव उत्प्रेरक या एंजाइम कहते हैं। अब ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब हो गया मानव शरीर में होने वाली अभिक्रियाएं।
उदाहरण अगर हम इनका देखना चाहें तो जैसे मानव शरीर में होने वाली अभिक्रिया, जैसे भोजन का पाचन, तो उसमें बहुत सारे जो हैं वो पदार्थ जो हैं वो अपघटित होते हैं, एक से दूसरी चीज़ों में बनते हैं, तो उनमें बहुत सारे एंजाइम हमको काम में लेने पड़ते हैं, तो वो सभी एंजाइम जो है वो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, तो सब ऐसे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आते हैं उनको हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। क्लियर? तो ये थे उत्प्रेरकों के प्रकार। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, उसको और हम डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा ही है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले कारक। ये क्लियर हो गया आपको, है ना? देखो अब जो टॉपिक आता है वो है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। ये काफी बड़ा नाम हो गया। ठीक है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें अगर हम देखना चाहें तो दो नाम आते हैं भाई। एक आता है उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा आता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, ये क्या होते हैं भाई? समझिए ध्यान से इधर। उत्प्रेरक वर्धक, अभी तक हम देख रहे थे कि ये जो हमने सारा के सारा सिस्टम पढ़ा, ये सब किस पर डिपेंड, किस पर अप्लाई हो रहे थे? अभिक्रिया पर। मतलब कोई अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा था, कोई अभिक्रिया के वेग को घटा रहा था, तो वो सारे काम जो हो रहे थे वो अभिक्रिया से रिलेटेड हो रहे थे। यहां पर अब जो काम होंगे वो होंगे उत्प्रेरक से रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड होंगे? उत्प्रेरक से रिलेटेड। उत्प्रेरक से रिलेटेड मतलब ये हो गया कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाएं। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। मतलब कि वो अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे, वो केवल किस पे प्रभाव डाल रहे हैं? उत्प्रेरक पे। कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहे हैं उनको हम उत्प्रेरक वर्धक कहेंगे। ठीक है, उत्प्रेरक विष किनको कहेंगे? तो इसमें भी वही कि जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं। मतलब कि जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाने का काम करेंगे उनको हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक और थे जो हमको समझ में आ गए कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, उनमें ये दो, एक उत्प्रेरक वर्धक, एक उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक कौन? जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक विष जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं। ये ध्यान रखना, ये केवल और केवल किसके लिए हैं? उत्प्रेरक के लिए। जबकि ये सारी के सारे जो थे ये सब किस पर अप्लाई हो रहे थे? अभिक्रिया पर। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे टॉपिक उत्प्रेरक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे। अब आपका जो काम है वो ये है कि आप इसको याद करके मुझे बताएंगे, साथ ही साथ उत्प्रेरक जो हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं या क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनको भी मुझे आप बताएंगे। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।